Hello gentlemen, how you all doing? This is Kishan Singh and I have cleared CDS 3 out of 3 times and I'm here to help you in your CDS preparation. So आज हम अपने फिजिक्स जो हम पढ़ रहे थे उसका एक नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, जो है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो हमने लास्ट टाइम जो चैप्टर पढ़ा था सिर्फ मोशन, उसमें हमने पढ़ा था जैसे कार है ये मूव कर रही है, ठीक है, तो हमने कहा ये कार जो है ये मोशन में है। बेसिकली ये कार जो है वो मोशन में। आज हम पढ़ेंगे इस मोशन के पीछे के रीजन क्या है, ठीक है, कि कोई चीज़ क्यों मूव करती है या कोई चीज़ क्यों रुक जाती है। ठीक है, तो हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। एग्जांपल से हम शुरू करते हैं, ठीक है, कि एक टेबल है ये, ठीक है, एक टेबल है, उसके ऊपर एक ये बुक रखी हुई है, बुक, ठीक है, बुक रखी हुई है। अब आपने क्या किया, इस बुक में एक इधर से एक धागा बांधा और एक एक धागा इधर से बांधा, ठीक है। फिर आपने कहा, आपने एक तरफ से वो धागा पकड़ा और एक तरफ आपने अपने दोस्त से वो धागा पकड़ाया, ठीक है। जैसे आपका सपोज दोस्त जो है वो एक्स है और आपका नाम वाई है, ठीक है। तो अब आपने क्या किया ना, अब आपने कहा कि हम दोनों इसको सेम फोर्स से खींचेंगे। जिस फोर्स से आप खींच रहे हो इस बुक को अपनी तरफ इस स्ट्रिंग की मदद से, उसी फोर्स से आपका जो दोस्त है वो सेम उसी फोर्स से उस स्ट्रिंग की मदद से बुक को अपनी तरफ खींच रहा है। तो क्या बताओ, बुक इधर जाएगी या इधर जाएगी? ठीक है, बताओ आप। बुक जो है वो किसी भी डायरेक्शन मूव नहीं करेगी, क्योंकि जो दोनों फोर्सेज है ना, जो दोनों फोर्सेज अगर मैं कहूँ एफ एक्स फोर्स और एफ वाई फोर्स, ये दोनों फोर्सेज इक्वल है, ठीक है, इसलिए जो बुक है वो किसी भी डायरेक्शन मूव नहीं करेगी। अब क्या हुआ, अब आपने जो अपनी फोर्स है उसको बढ़ा दिया। आपके दोस्त की फोर्स उतनी ही रही, बट आपने जो अपनी जिस फोर्स से आप खींच रहे थे ना उस बुक को, उसको आपने थोड़ी और ज़्यादा तेजी से खींचा, थोड़ी और ज़्यादा जोर से खींचा। तो अब क्या होगा कि जो बुक है वो इस डायरेक्शन में मूव करने लगी। क्यों? क्योंकि जो आपकी एफ वाई फोर्स थी ना, वो एफ जो आपकी एफ वाई फोर्स थी, जो आप फोर्स लगा रहे हो, वो आपके दोस्त की फोर्स से बड़ी होगी। यानी पहले तो जो फोर्सेस थी वो बैलेंस थी, अब क्या हुआ, जो फोर्सेस है वो अनबैलेंस्ड हो गई है, ठीक है, जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट जो है मूव करने लगा है। और यहीं से हमारा पहला लॉ निकल के आता है, लॉज ऑफ मोशन का, जो है लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ये कहता है कि इनर्शिया इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट। ठीक है, स्टेट ऑफ मोशन और ऑफ रेस्ट। तो लॉ ऑफ इनर्शिया कहता है कि जो ऑब्जेक्ट है ना, ठीक है, उसका उसका बेसिकली एक इनर्शिया होता है, ठीक है, जो जो रेजिस्ट करता है, ठीक है, उसके बेसिकली स्टेट को चेंज करने में। अगर वो मोशन में है, ठीक है, तो वो चीज़ मोशन में ही रहेगी, और वो चीज़ अगर रेस्ट में है तो वो चीज़ रेस्ट में ही रहेगी। कब तक? until acted upon by a unbalanced force। कब तक वो जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट या मोशन की स्टेट में रहेगा, ठीक है, जब तक कि उस पर एक अनबैलेंस फोर्स ना लग जाए। अभी आपने यहाँ पर देखा कि जो फोर्स थी इस केस में, जितना आपका दोस्त खींच रहा था, अगर आप उतनी ही फोर्स से खींचोगे ना तो बैलेंस फोर्सेज है। अब बैलेंस फोर्सेज जो होंगी, ठीक है, उस बैलेंस फोर्सेज के केस में मोशन नहीं हो सकता है। पर जैसे ही आपकी फोर्स बढ़ी, फोर्सेज में फोर्सेज जो हुई अनबैलेंस हुई, ठीक है, अनबैलेंस फोर्स लगी इस ऑब्जेक्ट पे, तभी ये ऑब्जेक्ट मूव करने लग गया। ठीक है, इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बॉक्स है, ठीक है, एक बॉक्स है, वो रखा हुआ है, जैसे वो 30 kg का बॉक्स है, ठीक है। आप आए, आपने उस पर फोर्स लगाई, तो एक फोर्स तो उस बॉक्स पे आप लगाओगे, ठीक है, आगे की तरफ। एक जो फोर्स है ना, वो फ्रिक्शन की वजह से बॉक्स आपकी तरफ लगाएगा। बॉक्स और फ्लोर है, उसके बीच में फ्रिक्शन प्रेजेंट होगा, ये बात आपको पता होगी। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन यार हर जगह फ्रिक्शन है, ठीक है, आप चल पा रहे हो ड्यू टू फ्रिक्शन, चीजें रखी हुई हैं ड्यू टू फ्रिक्शन, चीजें चल रही हैं ड्यू टू फ्रिक्शन, चीजें रुक रही हैं ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है, तो बेसिकली इन ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक फ्रिक्शन होगा। बेसिकली फ्रिक्शन जो है, ठीक है, वो इसके इसको मूव कराने से रोकेगा, और आप जो फोर्स लगा रहे हो ना, ठीक है, वो आप इसको मूव कराना चाह रहे हो। और ये तब तक
मूव नहीं करेगा बॉक्स जब तक जो आपके द्वारा लगाई हुई फोर्स है ना, लेट्स सपोज आपका नाम एक्स है, आपके द्वारा लगाई हुई फोर्स जो फ्रिक्शनल फोर्स है ना, एफ फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स से बड़ी नहीं हो जाती। जैसे ही आपकी फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से बड़ी हो जाएगी तभी ये ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव करने लगेगा। ठीक है, तो फिर से क्या हुआ, अनबैलेंस फोर्सेस लगी, अनबैलेंस फोर्स लगी जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करने लगा। ठीक है, अब लेट्स सपोज एक और एग्जांपल समझते हैं। ये तो हो गया हमारे स्टेशनरी से मोशन में लाने के एग्जांपल, कि हम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मोशन में कैसे ला रहे हैं अनबैलेंस फोर्सेस को लगा के। अब लेट्स सपोज आप एक मोटर कार में बैठे हुए हो, ठीक है, आप एक मोटर कार में आराम से बैठे हुए हो, ठीक है, मोटर कार में आराम से बैठे हुए। अब मोटर कार के साथ साथ जैसे मोटर कार मूव कर रही है, अब मोटर कार के अंदर आप बैठे हुए, आपकी बॉडी भी मूव कर रही है। अब जो आगे का ड्राइवर था ना आपकी कार का, बोले बड़ी लंबी कार है, कौन सी कार है, ठीक है, जो भी कार हो, उसने ब्रेक लगाया, ठीक है। अब जब उसने ब्रेक लगाया ना, तो उसने ब्रेकिंग फोर्स लगाई है वहां पर, ब्रेक भी तो फोर्स ही जनरेट कर रहा है ना, ब्रेक लगाने से ब्रेकिंग फोर्स लगाई है। तो अब क्या होगा कि जो आपकी गाड़ी है, ठीक है, वो रुक जाएगी धीरे धीरे करके, जो वो है वो स्टॉप हो जाएगी गाड़ी, ठीक है, स्टॉप हो जाएगी। लेकिन जो आपकी बॉडी है ना, ठीक है, बॉडी जो है वो पहले मोशन के स्टेट में थी, मोशन के स्टेट में थी। अब आपने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाई है, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगाई है, ब्रेकिंग फोर्स, आपने उसको मतलब ब्रेक लगाई है गाड़ी में। तो जो आपकी अपर बॉडी होगी ना वो आगे की तरफ आएगी। आपने देखा होगा जब अचानक से ब्रेक लगते हैं तो हम आगे की तरफ आते हैं, ड्यू टू इनर्शिया, क्योंकि इनर्शिया जो है वो मोशन को रेजिस्ट करेगा। अगर मोशन को रेजिस्ट करेगा, अगर वो बेसिकली चेंज को रेजिस्ट करेगा, इनर्शिया जो है वो चेंज को रेजिस्ट करता है। अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि अगर चीज मोशन में है तो मोशन में रहेगी, और रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, वो उसको रेजिस्ट करता है। अभी आपकी जो बॉडी थी वो कार के साथ मोशन में थी, ठीक है, अब जैसी कार रुकी ना, ठीक है, तो उसने आपकी इनर्शिया की, जो आपकी बॉडी का इनर्शिया है, उसने उस स्टेट, जो चेंज हुआ है आपकी स्टेट में मोशन से, उसमें आई है, रेस्ट में आई है, उसको रेजिस्ट किया, उसको रेजिस्ट करने की वजह से ना आपकी बॉडी आगे की तरफ आ गई। उसको रेजिस्ट करने की वजह से आपकी बॉडी जो है, आपकी बॉडी तो मूव करती रही, ठीक है, इसलिए आपकी बॉडी ऐसा लगेगा, ऐसा लगेगा कि आपकी बॉडी मूव करना चाह रही है, इसलिए वो आगे की तरफ आ जाएगी। ठीक है, इसलिए जो हमारी बॉडी होती है जब अचानक से ब्रेक लगती है तो हमारी बॉडी आगे की तरफ आ जाती है, क्योंकि जो आपकी बॉडी है वो स्टेट के चेंज को रेजिस्ट कर रही है। मोशन में था तो उसको मोशन में ही रखना चाहती है, बट ड्यू टू गाड़ी के रुकने की वजह से वो बॉडी आपकी जो मोशन में है वो थोड़ी देर तक मोशन में रहती है, यानी आगे आती है, फिर फाइनली जो है वो रुक जाती है। ठीक है, यानी आपकी बॉडी ने उस स्टेट के चेंज को रेजिस्ट किया है। तो आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक है, ये तो हुआ जब ब्रेक लगाया। ठीक है, अब लेट्स सपोज आप एक बस में खड़े हो, ठीक है, आप एक बस के अंदर खड़े हो और वो बस खड़ी हुई है, अचानक से ड्राइवर ने उसको एक्सेलरेट कर दिया, तो क्या होता है, हमारी बॉडी पीछे की तरफ आती है, हमारी बॉडी पीछे की तरफ आती है, क्योंकि अभी तक हमारी बॉडी रेस्ट में थी। अब जब जैसे ही एक्सेलरेशन फोर्स लगाई ना, मूविंग फोर्स कह लो, मूव करने के लिए एक फोर्स लगाई ना ड्राइवर ने, ठीक है, तो क्या हुआ कि आपकी जो बॉडी वो पहले रेस्ट में थी, तो उसका जो इनर्शिया है वो उस स्टेट के चेंज को, रेस्ट से मोशन में आने के जो वो है स्टेट है, उसको उसको रोकना चाहेगा, उसको अवॉइड करना चाहेगा, जिसकी वजह से अब आपके जो लेग्स थे वो तो फ्लोर से जुड़े हुए थे, मतलब जुड़े क्या, अपने फ्लोर पे आप खड़े हुए हो ना बस के, ठीक है, तो जैसी वो मूव करेगी तो आपके जो लेग्स है वो तो इसके साथ मूव करेंगे, पर आपकी जो अपर बॉडी है ना, अपर बॉडी वो रेस्ट की स्टेट में ही रहना चाहिए, इसकी वजह से वो उसी जगह पे रहना चाहिए, इसकी वजह से आपकी जो बॉडी है वो पीछे आ जाती है। जब आपने देखा भी होगा अचानक से जब एक्सीलरेट करता है कोई बंदा बस को, तो अगर आप बस में खड़े हुए हो या बैठे भी हुए हो ना, तो पीछे की तरफ एक फोर्स आती है, ऐसा लगता है पीछे की तरफ आपको किसी ने धक्का दिया है। तो वो जो आपकी बॉडी है वो जो स्टेट का चेंज है, रेस्ट से जो मोशन में जा रही है उसको रेजिस्ट करती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो है वो पीछे की तरफ आती है। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता दूं, जो आपका इनर्शिया होता है ना, इनर्शिया, ठीक है, इनर्शिया डिपेंड करता है मास पे, मास पे, ठीक है, कि अगर एक 30 kg का बॉक्स है, एक 50 kg का बॉक्स है और एक 100 kg का बॉक्स है, ठीक है, तो बेसिकली अगर वो रेस्ट में है तो उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए, इसको मोशन में लाने के लिए फोर्स किस में ज़्यादा लगानी पड़ेगी आपको, ऑब्वियस सी बात है 100 में, देन उससे कम लगानी पड़ेगी आपको 50 में, और देन उससे सबसे कम लगानी पड़ेगी आपको 30 kg में मूव कराने की, अगर इन तीनों के कंपेरिजन में देखा जाए। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा फोर्स आपको 50 kg, सॉरी 100 kg का जो बॉक्स है उसको उसको मूव कराने में लग रही है, उसका जो स्टेट है, जिस स्टेट में है वो रेस्ट में, उससे मोशन में लाने में लग रही है
ठीक है, फिर उससे कम 100 केजी वाले से कम आपको जो फोर्स लगानी पड़ेगी वो 50 केजी के बॉक्स को रेस्ट से मोशन में लगाने में पड़ेगी। ठीक है, और इसी तरीके से सबसे कम जो है आपको 30 केजी के बॉक्स को रेस्ट से मोशन में लाने के लिए फोर्स लगानी पड़ेगी। बेसिकली आपका जो इनर्शिया है ना, ठीक है, वो उसके मास पे डिपेंड करता है। ठीक है, ऑलराइट। फिर हम बात करते हैं जो हमारा सेकेंड लॉ है लॉज ऑफ मोशन का, वो है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज proportional to the applied unbalanced force in the direction of force। ठीक है, और समझते हैं इसको। देखो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो बेसिकली सबसे पहले हम जान लेते हैं मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं पी से, सिंबल होता है इसका पी। ठीक है, और ये होता है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, समझते हैं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, एक समझ लो एक बॉल है, ठीक है, एक सेकेंड, एक बॉल है, ठीक है, और वो मूव कर रही है। तो बेसिकली उस बॉल के पास अगर मैं कहूँ तो क्या क्या चीज़ है, एक तो उस बॉल का मास है, ठीक है, उस बॉल का मास है, और वो बॉल किसी वेलोसिटी से, किसी स्पीड या किसी वेलोसिटी से वो मूव कर रही है। तो मैंने कहा ना, एक बॉल मूव कर रही है तो उसके पास दो चीज़ें होंगी, एक तो उसकी वेलोसिटी होगी, ठीक है, और एक उसका मास होगा। और जब हम मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, ठीक है, जब मास और वेलोसिटी को हम उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें उसका मोमेंटम मिल जाएगा, हमें उसका मोमेंटम पता चल जाता है किसी चीज़ का। ठीक है, तो मोमेंटम क्या होता है, किसी चीज़ के मास और वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसका प्रोडक्ट। तो मोमेंटम होता है किस मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसमें क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक है, समझते हैं क्या है। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं। आप एक क्रिकेट मैच खेल रहे हो, ठीक है, आप एक क्रिकेट मैच खेल रहे हो, ये बंदे ने सिक्सर मारा, अपना इसके पास बैट है, इसने सिक्स मारा, ठीक है, आप है फील्डिंग में खड़े हो, अब ये बॉल आई 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 आई, ठीक है, और आपने इसको कैच किया, आपने इसको कैच किया। तो बेसिकली ये जब बॉल आ रही होगी ना, तो ये किसी कुछ उस बॉल के पास कुछ मास भी होगा और कुछ वेलोसिटी भी होगी। ठीक है, कुछ वेलोसिटी भी होगी। अब जो बॉल है ना, ठीक है, ये इसको आप इसकी वेलोसिटी को लिख लो, चलो यही मान, ठीक है, उसके पास कुछ वेलोसिटी भी होगी। अब आपने क्या किया, अब आप उस कैच को कैसे पकड़ोगे, जैसे ये आपके हाथ है, ठीक है, ये आप हो, ठीक है, ये आपके हाथ है, ठीक है, क्या आप बॉल सीधे आपके हाथ में आके गिर पड़ेगी और आप हाथ ऐसी करके सीधे हाथ इसी पोजीशन में रखोगे, या फिर उन हाथ को बॉल के साथ साथ नीचे भी ले जाओगे। जैसे ही आपके हाथ में बॉल टच हुई, आप हमारे जो आपने देखा हो क्रिकेट में लोग कैच कैसे करते हैं, ठीक है, बेसिकली ऐसा नहीं सीधे हाथ खोल के खड़े हो जाते हैं, बॉल उसमें गिर जाती है बस उसको वहीं पकड़ लेते हैं। जब जैसे ही बॉल उनके हाथ में आती है ना, तो वो हाथ को नीचे की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, वो उसके जो इम्पैक्ट का टाइम है आपके हाथ और जो बॉल आ रही है उसके बीच में इम्पैक्ट का टाइम है ना, उसको बढ़ा रहे हैं। ठीक है, उसको बढ़ा रहे हैं। उससे क्या होगा ना, अब लेट्स सपोज यहाँ पर आ रही थी आपकी बॉल 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है, और एक टाइम के बाद जब उसको कैच कर लोगे ना आप, वो आपके तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, जब आपके हाथ में आ गई बॉल तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ, आपने उस बॉल का मोमेंटम चेंज कर दिया। वो पहले जो बॉल थी वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रही थी, पर जब आपने उसको कैच कर लिया ना, तो बॉल रुक गई, आपके हाथ में है। ठीक है, अब वो मूव थोड़ा ना कर रही है, तो उसकी स्पीड आपने जीरो कर दी। ठीक है, तो यही होता है चेंज ऑफ मोमेंटम। पहले जो बॉल थी, लेट्स सपोज उसका जो मोमेंटम था वो एम यू था। यू मतलब बेसिकली इनिशियल वेलोसिटी, मैंने कल आपको पढ़ाया था, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी जिस स्पीड से वो आपकी तरफ आ रही थी, वो एम यू थी। ठीक है, और जब आपने उसको अपने हाथ में पकड़ लिया ना, तो उसका फाइनल मोमेंटम, ये तो इनिशियल मोमेंटम लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, इनिशियल मोमेंटम, मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इसका एम यू था, एम उसका मास था और यू उसकी स्पीड थी। अब फाइनल मोमेंटम क्या होगा उसका, फाइनल मोमेंटम, मोमेंटम जब आपने उसको कैच कर लिया है तो होगा एम वी।
बोले सर हमने तो उसको कैच कर लिया, उसकी वेलोसिटी तो जीरो हो चुकी, तो एम वी क्यों लिखा है यहाँ पर? तो वही चीज़ तो बता रहा हूँ, यहाँ पर जो वेलोसिटी है उसकी जीरो हो गई है, यानी जो हमारा नया मोमेंटम है ना वो ये है। बेसिकली इस नए मोमेंटम को हम ये लिख रहे हैं। अब जरूरी नहीं है कि वो चीज़ रुकी जाएगी, ठीक है, कि उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाए। लेट्स सपोज एक कार मूव कर रही है, एक कार मूव कर रही थी 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है, लेट्स मान लो 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही थी। आपने उसमें ब्रेक लगाए, ठीक है, और उसकी स्पीड अब आपने कर दी 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड आपने उसकी स्पीड कर दी। बेसिकली क्या हुआ, जो पहले उसका मोमेंटम रहा होगा, लेट्स सपोज अगर इफ 250 केजी की कार है, ठीक है, 250 केजी बता रहा हूँ, कैलकुलेशन में दिक्कत यही है, 100 केजी की कार है, ठीक है, 100 केजी की कार होती नहीं पर मान लो, ठीक है, ठीक है, तो उसका मोमेंटम क्या रहेगा, उसका इनिशियल मोमेंटम की बात करूँ मैं, आई एम इनिशियल मोमेंटम, ठीक है, तो वो क्या रहेगा, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है, 100 केजी की 100 केजी की कार है और उसमें उसकी वेलोसिटी, तो ये कितना आ जाएगा, ठीक है, केजी और केजी मीटर पर सेकेंड, केजी, सॉरी यहाँ पर एक सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड जो आपके मोमेंटम की यूनिट होती है। तो ये तो इनिशियल मोमेंटम हुआ, ठीक है, 5000 केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब क्या हुआ, जब आपने ब्रेक लगाया ना तो उसकी स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड होगी, तो उसका फाइनल मोमेंटम क्या होगा, उसका जो वेट है वो तो सेम ही रहेगा, उसका जो मास है कार का वो तो सेम ही रहेगा 100 केजी, ठीक है। उसमें अब जो स्पीड है ना वो स्पीड बदल गई है, नई स्पीड जो हमारी 30 है, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 3000 केजी मीटर पर सेकेंड। तो जो उसका मोमेंटम है आपने देख लिया, पहले जो उसका मोमेंटम था वो 5000 था, अब उसका मोमेंटम जो है वो सिर्फ 3000 रह गया, यानी उसका मोमेंटम जो चेंज हो गया, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर फटाफट ये चीज़ मिटा देता हूँ, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताई थी, ठीक है। तो जो हमारा मोमेंटम चेंज हुआ है वो क्या है, एम वी माइनस एम यू, फाइनल क्वांटिटी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। यही तो किसी चीज़ का अगर चेंज निकालोगे तो उसकी जो फाइनल पोजीशन है वो, और उसकी इनिशियल कंडीशनिंग थी वो, जब आप फाइनल कंडीशनिंग में से उसकी इनिशियल कंडीशनिंग को माइनस कर देते हो तभी तो आपको चेंज मिलता है। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है, ये तो हो गया आपका मोमेंटम में चेंज। और क्या कहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, अगर मैं इसी चीज़ को जो चेंज ऑफ मोमेंटम है इसको टाइम से डिवाइड कर दूं तो मुझे रेट मिल जाएगा कि कितनी ये मोमेंटम चेंज हुआ है, बट कितनी देर में चेंज हुआ है, यही तो उसका रेट हुआ चेंज होने का। तो अगर मैं इसको टाइम से डिवाइड कर दूं तो मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मिल जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मिल जाएगा। और क्या कहा गया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स, यानी जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ना वो किसके प्रोपोर्शनल है, एम वी माइनस एम यू जो है, ठीक है, ये रेट आ गया मोमेंटम के चेंज होने का। वो अनबैलेंस जो फोर्स लगी है ना, अनबैलेंस फोर्स का कॉन्सेप्ट अभी आपको पता है, मैंने पीछे बता दिया, जो अनबैलेंस फोर्स लगी है ना, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके उसके प्रोपोर्शनल है, ठीक है, उसके प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं यहाँ से आपको एक आपको बताऊं कि जैसे नेक्स्ट पेज पे एम वी माइनस एम यू अपॉन टी, तो जब मैं यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो आपको पता है एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसकी वैल्यू 1 रहेगी, उसकी कोई वैल्यू मतलब उसका कोई सेंस नहीं है, ठीक है, वो आप मान लो सिर्फ कुछ नहीं है वहाँ पर, ठीक है। तो एम वी माइनस एम यू अपॉन टी, ठीक है, एम वी माइनस एम यू अपॉन टी। अब देखो मैं आपको बता दूं किस तरीके से, क्यों क्यों जब एक फील्डर बॉल पकड़ता है, ठीक है, बॉल पकड़ता है तो सीधे उसको मतलब सीधे हाथ क्यों नहीं रखता, इस तरीके से हाथ क्यों सीधे हाथ क्यों नहीं रखता, उन हाथ को नीचे क्यों लेके आता है, जैसे जैसे बॉल वो कैच करता है उन हाथ को पूरा अपने ऊपर से लेकर नीचे तक लाता है। अगर उसने चेहरे के पास कैच किया तो पूरा जो उसका जो फिस्ट है, जो उसके जो पाम है जिसके बीच में बॉल है उसको पूरा अपने पेट तक लेके आएगा इम्पैक्ट को कम करने के लिए, ठीक है। अब लेट्स सपोज कि जो हमारा फाइनल मोमेंटम था, ठीक है, वो बॉल वाले केस में यहाँ से 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बॉल आ रही थी उड़ती हुई, ठीक है। तो और लेट्स सपोज जो बॉल है वो 500 ग्राम की है, 500 ग्राम की है, तो जब भी हम मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे ना, मोमेंटम में जब हम मास रखेंगे तो हम केजी में ही रखेंगे। तो लेट्स सपोज 0.5 केजी की बॉल है, ठीक है, 0.5 केजी की बॉल है, और उसने और उसका मोमेंटम हम जब कैलकुलेट करेंगे ना तो मास इंटू वेलोसिटी, 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो बॉल आ रही थी, तो उसका मोमेंटम क्या हुआ हमारा, इनिशियल मोमेंटम क्या हुआ हमारा, ठीक है, 0.5 इंटू 20 यानी कि 10 केजी मीटर पर सेकेंड, ये इसका इनिशियल मोमेंटम हुआ। और जब इसने कैच कर ली ना फाइनली तो उसकी जो वेलोसिटी है
फाइनल वेलोसिटी जो है वो उसकी वो तो जीरो है, यानी जो हमारा फाइनल मोमेंटम भी होगा ना वो भी जीरो हो जाएगा, यानी बॉल जो है अब वो रुक चुकी है, वो किसी भी मोशन में नहीं है। ठीक है, वो किसी भी तरीके के मोशन में नहीं है, यानी उसका फाइनल मोमेंटम जो है वो जीरो हो चुका है। तो मैं यहाँ पर से के की वैल्यू देखो, के की वैल्यू 1 है, उसको इग्नोर करना आप। ठीक है, तो इसका अगर मैं यहाँ पर रखूँ कि 0.5 kg की बॉल है, फाइनल वेलोसिटी इसकी जीरो है, माइनस 0.5 kg की बॉल है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड अपॉन, लेट्स सपोज इस बंदे ने इस बॉल को पकड़ने में, ठीक है, इस बॉल को जब पकड़ा है तो उसका मोमेंटम जीरो होने में, ठीक है, 2 सेकंड लगे हैं। ये वाला टाइम है कि 2 सेकंड में इसका मोमेंटम यहाँ से लेकर इतना हो गया है, इतना चेंज आया है इसमें। बेसिकली पहले जो मोमेंटम था वो 10 kg था और 10 kg से जीरो आने में 2 सेकंड लगे हैं। ठीक है, तो लेट्स समझो, तो समझना क्या होगा यहाँ पर। तो ये तो जीरो हो जाएगा, जीरो माइनस 10/2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -10/2 इजिकल टू -5। तो बेसिकली -5 क्या दिखा रहा है कि ये एक रेजिस्टिंग फोर्स है। अब आप उस बॉल का मोशन रेजिस्ट करके तो आपने उसको रोका, आप जब आपके हाथ में वो बॉल लगी तो आपके हाथ से एक रेजिस्टिंग फोर्स गई, रेजिस्टिंग फोर्स गई, और आपने अपने हाथ को पीछे खींचते रहे उस बॉल के साथ साथ साथ, ताकि जो उस फोर्स का इम्पैक्ट है वो आपके हाथ पर कम हो। ठीक है, जो जो बॉल आ रही है वो भी तो एक फोर्स लेके आ रही है। ठीक है, उसका जो इम्पैक्ट हो रहा है आपके हाथ पे वो कम हो। ठीक है, इसकी वजह से आपने जो आपके हाथ से आप अपना हाथ पीछे खींचते चले गए, पर आपके हाथ ने भी तो उस बॉल के ऊपर एक फोर्स लगाई है। ठीक है, वो ये रेजिस्टिंग फोर्स है, वो जो फोर्स है वो रेजिस्टिंग फोर्स है, क्योंकि ये 5 न्यूटन, आप याद रखना जो फोर्स होती है वो न्यूटन में निकाली जाती है, -5 न्यूटन है। ठीक है, एक रेजिस्टिंग फोर्स लगाई है। ठीक है, अब देखो, अगर मैं यहीं पर चेंज कर दूं कि मैं कह दूं कि मैंने तो 1 सेकंड में बॉल रोक ली, पहले मैंने कैच पकड़ा था 2 सेकंड में, अब मैंने 1 सेकंड में कैच पकड़ लिया, तो देखना क्या होगा यहाँ पर। ये तो 0.0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर -10/1 यानी कि -10। ठीक है, माइनस का मतलब ये समझ लो, सिर्फ सिर्फ ये दिखा रहा है कि इसका मोशन दूसरी तरफ है, जिस तरफ बॉल आ रही है उसके अपोजिट साइड में मोशन है। ठीक है, अगर मैं इस माइनस को हटा दूं, ठीक है, जैसे हमने कल देखा था, जो हम डी एक्सेलरेशन ले रहे थे ना उसको नेगेटिव ले रहे थे, क्योंकि वो मोशन को अपोज कर रहा था। इसी तरीके से जो फोर्स है ना वो मोशन को अपोज कर रही है। अगर हम इसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड पहले जो था, ठीक है, मैग्नीट्यूड पहले 5 था उस फोर्स का, अब जो है अब वो 10 हो गया है। ठीक है, यानी कि अगर आप झटके से उस कैच को पकड़ोगे ना तो 10 न्यूटन की फोर्स आपके हाथ पे भी लगेगी और वही जो फोर्स है वो उस बॉल पे भी लगेगी। ठीक है, जब वो आपके हाथ पे भी 10 न्यूटन की फोर्स लगेगी, वो इम्पैक्ट की जो इम्पैक्ट हुआ है 10 न्यूटन का, ठीक है, और उस बॉल पे भी वो 10 न्यूटन की फोर्स लगेगी, जिसकी वजह से आपको चोट लग सकती है। पहले सिर्फ 5 न्यूटन की फोर्स थी, अब वो फोर्स जो है वो 10 न्यूटन की हो गई है। तो बेसिकली हमने देखा ना कि अगर हम इम्पैक्ट ऑफ टाइम को इंक्रीज करते हैं, जितनी देर में वो इम्पैक्ट हो रहा है अगर हम उसके टाइम को इंक्रीज कर दें, ठीक है, तो हमें कम फोर्स लगानी पड़ेगी, यानी जो फोर्स है वो कम लगानी पड़ी। अगर लेट्स सपोज यही कैच मैं 4 सेकंड में पकड़ता, जिस मोमेंट वो बॉल मेरे हाथ से टच हुई है, ठीक है, और जब तक फाइनली मैंने उस बॉल को रोक लिया है, अगर उसके वजह 4 सेकंड लगते ना, ठीक है, देखो 4 सेकंड लगते अगर, ये बताया तो 4 सेकंड लगते तो देखो क्या होता है यहाँ पर, ये तो -10 ही आ जाता। ठीक है, अपॉन 4, यानी जो अब जो मुझे फोर्स लगानी पड़ रही है ना वो सिर्फ और सिर्फ 2.5 न्यूटन की, मतलब इम्पैक्ट जो मुझे झेलना पड़ रहा है, ठीक है, या मुझे फोर्स लगानी पड़ रही है वो सिर्फ 2.5 न्यूटन की लगानी पड़ रही है। यानी जो फोर्स थी ना अब वो और कम लगानी पड़ रही है, क्योंकि इम्पैक्ट का टाइम और बढ़ गया, यानी कि जो चोट लगने का खतरा है ना, ठीक है, इंजरी का खतरा है, वो और कम हो गया, क्योंकि कम फोर्स आ रही है, कम इम्पैक्ट हो रहा है हमारे हाथ पे। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी इस तरीके से। ठीक है, अगर मैं आपको इसी फॉर्मूले से एक और चीज प्रूव करूँ ना, ठीक है, अभी आप देखो जो हमने पहला इनर्शिया वाला पढ़ा था ना, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एम एम मास को कॉमन ले लेता हूँ क्योंकि सेमी बॉडी की बात है। ठीक है, मास थोड़ा चेंज हो जाएगा उस बॉडी का, जो बॉडी है। ठीक है, वी माइनस यू इस तरीके से लिखता हूँ, एम कॉमन ले लिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, अपॉन टी। अब देखो, अगर मैं कह रहा हूँ ना कि एक जो बॉडी है, ठीक है, वो अपने मोशन को रेजिस्ट करती है, ठीक है, अपने मोशन को रेजिस्ट करती है, और वो तब तक बेसिकली अपनी स्टेट चेंज को रेजिस्ट करती है, ठीक है, और वो तब तक मोशन में रहेगी या फिर रेस्ट में रहेगी जब तक कि उस पर अनबैलेंस फोर्स नहीं आ जाती है। ये अनबैलेंस फोर्स है ना, जब तक उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लगती है। तो लेट्स सपोज मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर मेरी अनबैलेंस फोर्स 0 है, कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रही है। ठीक है, और तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम वी माइनस यू अपॉन टी, तो टी इधर जाएगा ये भी 0 हो जाएगा, एम जाएगा ये भी 0 हो जाएगा।
तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, v इज इक्वल टू यू, जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है ना, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, और ये इसकी फाइनल वेलोसिटी है। आपने क्या देखा कि जब कोई भी फोर्स नहीं लग रही है तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों सेम हो चुकी है। यानी अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, यानी वो रेस्ट की स्टेट में चीज़, ठीक है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी भी जीरो होगी, यानी वो रेस्ट में ही रहेगा। और अगर वो मोशन में है, लेट्स सपोज कोई चीज़ 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है और उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाई जाएगी, ठीक है, तो वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही चलती रहेगी। प्रूव हो गया। मैंने आपको फॉर्मूला से भी प्रूव करके दिखा दिया है कि अगर अनबैलेंस फोर्स जीरो हो जाएगी तो जो चीज़ है ना, अगर वो मोशन में है 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है तो 10 मीटर पर सेकंड से ही मूव करती रहेगी, और वो अगर रेस्ट में है यानी उसकी वेलोसिटी जीरो है तो उसकी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी भी जीरो जीरो ही रहेगी, यानी वो रेस्ट के स्टेट में ही रहेगी अगर उस पर अनबैलेंस फोर्स हम ना लगाए। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। फिर जब हमने फॉर्मूला लिखा है ना, एम वी माइनस यू अपॉन टी, ठीक है, अब देखो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, एम डेल वी यानी चेंज है, वेलोसिटी का चेंज, अपॉन टी, और आपको क्या पता था एक्सेलरेशन क्या होता है, वी बाय टी। एक्सेलरेशन क्या होता है, सही से लिख देता हूँ, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, मतलब, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैं लिख सकता हूँ एम ए, आगे फॉर्मूला पढ़ रखा है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो मैंने आपको कार में बता रहा था कि आपकी कार जो है वो 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, ठीक है। अगर आप जब तक इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो 10 मीटर पर सेकंड से ही मूव करती रहेगी। एक्सेलरेशन क्यों नहीं है, क्योंकि कोई फोर्स नहीं है, आपने कोई फोर्स नहीं लगाई है, यानी जो इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड की, वही इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी, यानी 10 मीटर पर सेकंड से ही मूव करती रहेगी, यानी ये मोशन में है तो ये मोशन में ही रहेगी, ठीक है। अब जैसे आपने इस पर एक्सेलरेशन लगाया ना, एक्सेलरेशन कहाँ से आएगा, मास तो सेम ही है, यानी एक्सेलरेशन लाने के लिए आपको एक इस पर फोर्स लगानी पड़ेगी जो आपकी कार में इंजन जनरेट करेगा, ठीक है। आपने जैसे इस पर फोर्स लगाई ना तो इसके अंदर एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन आ गया यानी इसका मोमेंटम जो है वो चेंज होगा। फोर्स के आते ही जो अब अभी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड थी, हो सकता है वो 20 हो जाए, 30 हो जाए, जितनी भी हिसाब से, मतलब उसकी जो स्पीड है वो बढ़ेगी। और वहीं पर अगर आप डी एक्सेलरेशन लगाओगे ना, ब्रेक लगाओगे, तो भी एक एक्सेलरेशन आएगा जिसको हम कहते हैं डी एक्सेलरेशन, कल आपने पढ़ रखा है, डी एक्सेलरेशन आएगा जिसकी वजह से उसकी स्पीड जो हो सकता है 10 मीटर से 5 मीटर हो जाए या फिर फाइनली रुक जाए, ठीक है। तो अब आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा कि फोर्स का और मोमेंटम का खेल क्या है, ठीक है। ऑल राइट, ठीक है। फिर हम अपना थर्ड लॉ, जो फाइनल लॉ इसका, वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसको हम एक्शन एक्शन रिएक्शन लॉ भी कहते हैं, ये आर है, ठीक है, इससे तो, ठीक है, एक्शन रिएक्शन लॉ भी कहते हैं, ऑलराइट। तो बेसिकली ये लॉ कहता है, सबने पढ़ रखा है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो हर एक एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है, ठीक है, ऑलराइट। तो बेसिकली जो एक्शन एंड रिएक्शन की जो फोर्सेस होती है ना, फोर्सेस होती है, ठीक है, वो दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लगती है, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस, ठीक है, एक्ट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली, ठीक है, साइमल्टेनियस लिख देता हूँ, साइमल्टेनियसली, ठीक है। इनका जो दोनों का जो फोर्सेज होती है ना, एक्शन रिएक्शन फोर्स, ठीक है, एक्शन रिएक्शन जो फोर्सेज होती है, कलर चेंज करके बताता हूँ, अभी सब समझ में आएगा, जो पिछला वाला है वो भी समझ में आएगा, तो चिंता मत करो, ये भी समझ में आएगा, वो भी समझ में आया था, ये भी समझ में आएगा, ठीक है। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज होती है ना, इनका मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, बेसिकली जो इनका नंबर होगा, जैसे अगर मैं नंबर के तौर पर बताऊँ 10 न्यूटन लगी है, 20 न्यूटन लगी है, वो एक्शन और रिएक्शन फोर्स दोनों सेम उसकी लेंगे, अगर एक 10 न्यूटन की है तो दूसरी भी 10 न्यूटन की ही होगी, ठीक है। बट ये लग जो रही है वो दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे रही है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट का मास सेम हो, ठीक है, हो सकता है एक का जो मास है वो बहुत कम हो और एक का जो मास है वो बहुत ज्यादा हो,
समझते हैं एग्जाम्पल से, ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं। एक गन है, गन आपके पास एक गन है, ठीक है, एक गन है, ठीक है, आपने उसको फायर किया, ठीक है, यहाँ पर बुलेट थी, आपने उसको फायर किया, बुलेट इसमें से निकली, ठीक है, और वो चली गई, ठीक है। तो कुछ फोर्स आपकी गन ने उस बुलेट पे लगाई होगी, ठीक है, और वही सेम फोर्स उस बुलेट ने आपकी गन पर लगाई होगी, एक्शन एंड रिएक्शन, ठीक है। इसीलिए जब आप बुलेट फायर करते हो ना, तो आपको एक रिकॉइल आता है, और जो फोर्स है ना, जितनी फोर्स उस बुलेट पे लग रही है, ठीक है, उस बुलेट पे लग रही है, उतनी ही फोर्स, ठीक है, उतनी ही फोर्स आपकी जो बुलेट है वो उस गन पे लगाएगी, यानी एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस। अब इसको समझते हैं, ठीक है, ठीक है। तो जो बुलेट की फोर्स है ना, ठीक है, ऐसे ऐसे समझो, जो आपकी गन ने बुलेट पे फोर्स लगाई है ना, ठीक है, उतनी ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में बुलेट ने गन पे लगाई है। ये बात समझ में आई कि जितनी फोर्स गन ने बुलेट के ऊपर लगाई है, उतनी ही सेम फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, माइनस का साइन डिपिक्ट करता है, दिखाता है अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, कोई मैग्नीट्यूड ये वैसे उस टाइप का माइनस नहीं है, ये सिर्फ डायरेक्शन दिखा रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन है। तो उतनी ही फोर्स बुलेट ने आपकी गन पर लगाई है, ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स, ठीक है, बराबर होती है, ठीक है। पर अब जो देखो, अब जो हमें फोर्स पता चल गया, फोर्स, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ फोर्स है तो मास बुलेट का, ठीक है, अभी हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, इनटू वेलोसिटी बुलेट की, ठीक है, और जितने टाइम के लिए फोर्स लगी है, ठीक है, इसी तरीके से यहाँ माइनस का साइन रखते हैं क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन दर्शा रहा है ये, मास गन का इनटू वेलोसिटी गन की, ठीक है, अपॉन टाइम ऑफ इम्पैक्ट, कि जितने टाइम के लिए बुलेट ने गन पे फोर्स लगाई है, ठीक है, बुलेट ने गन पे फोर्स लगाई, तो टाइम ऑफ इम्पैक्ट तो देखो दोनों का बराबर होगा, क्योंकि जितने टाइम के लिए गन बुलेट पे फोर्स लगाएगी, उतने टाइम के लिए बुलेट गन पे फोर्स लगाएगी, तो टी से टी काट सकता हूं मैं, बिल्कुल काट सकता हूं, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या हुआ कि जो फोर्सेस है वो तो बराबर है, बट इन दोनों का मास अलग है, जो गन का मास है, ठीक है, और बुलेट का मास है, वो दोनों अलग अलग है। बट ये जो पूरी क्वांटिटी है ना, पूरा जो हमारा एक प्रोडक्ट है, मास और वेलोसिटी का, ये दोनों बराबर है क्योंकि हमारी फोर्स बराबर है, यानी अगर मास अलग है इनके, तो इनमें जनरेट होने वाली वेलोसिटी भी अलग होगी, ठीक है, ये बात समझ में आई। तो लेट्स सपोज कि जो बुलेट का मास है, ठीक है, बुलेट का मास है वो लेट्स सपोज कितना मान लो, 20 ग्राम मान लो, तो 20 ग्राम क्या होता है, 0.02 kg, ठीक है, और इसमें किस वेलोसिटी से गई है, लेट्स सपोज ये गई है, लॉन्च करी है 200 मीटर पर सेकेंड से, 200 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। अब इसका अगर मैं प्रोडक्ट निकालूं तो कितना आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, तो ये मुझे अपना जो मोमेंटम मिलेगा, मुझे बेसिकली एम इंटू वी क्या होता है, मोमेंटम मिलेगा, वो मिलेगा 4 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये जो फोर्स है, ठीक है, फोर्स कह लो, अगर इसमें सेकंड स्क्वायर कर दूंगा, अगर मैं टाइम को भी ले लूंगा, तो ये हमारा बेसिकली 4 kg न्यूटन की हमें फोर्स मिल जाएगी, क्योंकि टाइम तो दोनों का सेम ही रहने वाला है, तो बेसिकली 4 न्यूटन की हमें फोर्स यहाँ पर मिल जाएगी, यानी जो बुलेट पे फोर्स लगी है वो 4 न्यूटन की है, यानी जो गन पे बुलेट लगी होगी, जो गन पे फोर्स लगी होगी ना, वो भी तो 4 न्यूटन की होगी, क्योंकि दोनों जो फोर्सेज हैं वो बराबर है, ठीक है। तो अगर मुझे 4 न्यूटन यहाँ पर लाना है, ठीक है, तो लेट्स सपोज गन का जो वेट है, गन का जो वेट है वो है लेट्स सपोज 5 kg, 5 kg है, 5 kg है, ठीक है। तो जो गन में लगी वेलोसिटी होगी ना, गन जो गन जिस वेलोसिटी से पीछे की तरफ रिकॉइल करेगी, जो स्पीड होगी, जिस स्पीड से गन पीछे की तरफ रिकॉइल करेगी, वो कितनी होगी आपकी, 0.8 मीटर पर सेकंड, तभी तो कहते हैं 5 8 जा 40, यानी ये भी हमारी 4 न्यूटन की फोर्स, क्योंकि फोर्सेस तो बराबर ही है, फोर्सेस तो हमें बराबर ही रखनी है, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन फोर्स बराबर है, जितनी फोर्स गन बुलेट पे लगाएगी उतनी फोर्स बुलेट गन पे लगाएगी, ठीक है। तो यानी 4 न्यूटन, यानी इनका जो प्रोडक्ट है वो भी 4 न्यूटन ही आएगा। तो बेसिकली जो 5 kg की गन थी वो 0.8 मीटर पर सेकेंड से पीछे हुई, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस तो दोनों बराबर थी, ठीक है, बट ये दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रही थी, ठीक है, इसलिए जो इनके द्वारा प्रोड्यूस्ड एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन, ठीक है, वो
डिफरेंट होगा दोनों बॉडी का, वो डिफरेंट होगा दोनों बॉडी में, ठीक है, बिकॉज बॉडीज का मास डिफरेंट है। ठीक है, बोलिए यार एक्सेलरेशन की बात क्या आ गई? अरे बेसिकली यार वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन होता है ना। अब टाइम तो दोनों का सेम ही है, टाइम अगर दोनों का सेम है तो जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी उसी में तो एक्सेलरेशन ज़्यादा आएगा, यानी बेसिकली एक्सेलरेशन ज़्यादा और कम आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या, एक्सेलरेशन डिफरेंट है, ज़्यादा कम का मतलब क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट जो हमारी बुलेट है ना, ठीक है, उसमें जो वेलोसिटी है उसकी, ठीक है, वेलोसिटी है वो 200 मीटर पर सेकंड की है, ठीक है, और जो गन की वेलोसिटी है वो 0.8 मीटर पर सेकंड की है। तो लेट्स सपोज ये जो फोर्स का इम्पैक्ट का टाइम था ना, जितने टाइम फोर्स लगी, लेट्स सपोज 2 सेकंड के लिए फोर्स लगी है, दोनों पे 2 सेकंड के लिए फोर्स लगी है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ गया, वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन होता है, और यहाँ पर क्या हुआ, 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन, 0.4 मीटर पर सेकंड का पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ गया, यानी दोनों का जो एक्सेलरेशन है वो डिफरेंट है। क्यों? फोर्सेस तो बराबर थी बट एक्सेलरेशन डिफरेंट क्यों है? क्योंकि दोनों की दोनों बॉडीज का जो मास है ना, बुलेट और गन का मास है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो बस मैं अब इसको समराइज कर देता हूँ, क्या है कि जो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस, ठीक है, आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, बट as they act on two different bodies, ठीक है, they may not produce same acceleration। जैसे हमने देखा कि जो गन बुलेट और गन का जो मास था ना वो डिफरेंट था, इसकी वजह से उनमें जनरेट होने वाला एक्सेलरेशन भी डिफरेंट हुआ। तो बेसिकली ये बात याद रखना, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम रहता है, बट वो सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं करेंगी, या फिर नहीं, बेसिकली शायद ना करे मे, ठीक है, क्योंकि अगर मास सेम होगा तो एक्सेलरेशन भी सेम सेम आएगा उन दोनों में। ठीक है, अगर ना करे, क्योंकि वो दो डिफरेंट बॉडीज में लग रही है, ठीक है, वो दो डिफरेंट बॉडीज में लग रही हैं, ठीक है, और मे बी बॉडीज हैव डिफरेंट मास। जब डिफरेंट मास होगा तो एक्सेलरेशन भी डिफरेंट ही आएगा, सेम एक्सेलरेशन नहीं आएगा। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी, और अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी है तो आपको बस 3 लॉज याद रखने हैं, ठीक है, और उनके फॉर्मूलाज याद रखने जो मैंने आपको फॉर्मूला बताए हैं। ठीक है, पहले लॉ में तो कोई फॉर्मूला नहीं है, दूसरे लॉ में फॉर्मूला है, और तीसरे लॉ में कोई फॉर्मूला नहीं है। बेसिकली आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, एक तो एम वी माइनस यू अपॉन टी, ठीक है, और एक एफ इजिकल टू एम है, फोर्स इजिकल टू मास, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ऑल राइट। देखो फिर जो हमारे टॉपिक आता है ना वो आता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। तो इसमें आपको कुछ चीज़ें याद रखनी हो, आप याद रख लेना कि बेसिकली अगर हम एक सिस्टम ले रहे हैं ना, ठीक है, इंग्लिश में लिख देता हूँ, चलो इंग्लिश में लिख देता हूँ पहले, ठीक है, मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम विल रिमेन कंजर्व्ड कंजर्व्ड if there is no external force acting on it। ठीक है, बेसिकली अब समझाता हूँ क्या है। लेट्स सपोज हम सिस्टम की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, इसमें एक बॉल है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, उसके ऊपर कोई एक्सेलरेशन नहीं है, यानी सिस्टम में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, वो वी ए वेलोसिटी से मूव कर रही है। ठीक है, एक बॉल है, ठीक है, वो रेस्ट पे है, यानी उसकी जो अभी वी बी या यू यू मान लो, उनको इनिशियल वेलोसिटी मान लो, ठीक है, यू है और यू बी है वो अभी जीरो है क्योंकि वो रेस्ट पे है। ठीक है, फिर क्या होगा ना कि जब ये बॉल इससे टकराएगी, यू है बॉल, बेसिकली जो बॉल है हमारी, रुक जाओ एक सेकंड, ठीक है, वो इससे टकराएगी ना दूसरी वाली बॉल से, तो फिर फाइनल उसमें क्या होगा, अगले केस में क्या होगा
कि ये वाली बॉल है ना, हमारी ए बॉल थी, वो वहीं पर रुक जाएगी, और जो बी बॉल है, ठीक है, वो वी बी वेलोसिटी से मूव करने लगेगी। और वो वी बी वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है, इन दोनों का ये कंसीडर करना कि इन दोनों का मास जो है बॉल्स का वो सेम है, दोनों बॉल का जो मास है वो सेम है, ठीक है, वो वी बी वेलोसिटी से मूव करने लगेगी। ऑलराइट, तो हम क्या था ये, बेसिकली मोमेंटम ऑफ एक ऐसा सिस्टम जिसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है, उसका मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा, यानी पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल। तो पी इनिशियल क्या था, इस वाली बॉल का मोमेंटम, ए बॉल का मोमेंटम, दोनों का मास सेम है, तो वेलोसिटी लिखता हूँ एम वी ए प्लस एम वी बी, सॉरी एम यू ए, इनिशियल मोमेंटम है ना, एम यू ए प्लस एम यू बी इज इक्वल टू एम, इसका मास एम वी ए प्लस एम वी बी, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि जिस यूए वेलोसिटी से, ठीक है, ये पहली वाली बॉल आ रही थी ना, ठीक है, टकराने के बाद जो दूसरी वाली बॉल है वो सेम उसी वेलोसिटी से आगे मूव कर जाएगी, और जो हमारी ये वाली बॉल थी यहाँ पर रुक चुकी है, और ये वाली बॉल जो है सेम यूए वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लेके, अब वो वीबी बन गई है, हमने वीबी से नोट कर दिया इसकी वेलोसिटी को, ठीक है, तो वो उसी वेलोसिटी से चली जाएगी आगे। तो अगर मैं आपको दिखाऊं ना किस तरीके से हमारा जो मोमेंटम है वो कंजर्व हुआ है, ठीक है, मास हम सारे काट दे रहे हैं, ठीक है, मास को कॉमन लेके हम काट दे रहे हैं, एम 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 एम, क्योंकि मास सेम ही है दोनों बॉल्स का, ठीक है, काट दे रहे हैं। अब क्या हुआ, वी ए की वेलोसिटी, लेट्स सपोज मैंने 10 मीटर पर सेकंड मान ली कि 10 मीटर पर सेकंड से ये चलती हुई आ रही थी, और ये तो जीरो थी, ठीक है, तो वी ए 10 मीटर पर सेकंड है, प्लस वी, सॉरी यू ए जो है वो 10 मीटर पर सेकंड है, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रही थी, ठीक है, और यू बी जो इस वाली बॉल की इनिशियल वेलोसिटी थी वो जीरो थी, प्लस जीरो इज इक्वल टू, ठीक है, वी ए। अब जो वी ए है ना, ये वेलोसिटी, इसकी जो वी ए वेलोसिटी है वो जीरो हो चुकी है, क्योंकि ये स्टेडी स्टेट में आ चुकी है, रेस्ट में आ चुकी है, तो यहाँ पर जीरो हो जाएगी, प्लस इसकी जो वेलोसिटी है वो इसने एग्जैक्टली अपनी जो पूरी वेलोसिटी थी ना वो इसमें ट्रांसफर कर दी है, यही तो वेलोसिटी है, वी बी इज इक्वल टू यू ही तो है बेसिकली, तो वो 10 मीटर पर सेकंड से ये भी मूव कर रही है अब आगे, ठीक है, प्लस 10। तो अब आप देखोगे ना कि 10 से 10 काट के जीरो इज इक्वल टू जीरो, यानी बेसिकली जो वो था, सॉरी जीरो इज इक्वल टू जीरो बोल रहा हूँ, ठीक है, वन इज इक्वल टू वन, ठीक है, बेसिकली जो हमारा, ये क्या कहना चाह रहा है, जो हमारा इनिशियल मोमेंटम था वो फाइनल मोमेंटम के बराबर है, यानी कि जो मोमेंटम था उसमें कोई चेंज नहीं आया, यानी ऐसा सिस्टम जिसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही होती ना, ठीक है, उसका मोमेंटम जो होता है वो हमेशा कंजर्व रहता है, ठीक है। और ये जो एग्जांपल दिया ना मैंने आपको कि एक बॉल आई, उसने अपनी पूरी एनर्जी दूसरी बॉल में ट्रांसफर कर दी, ठीक है, पूरी एनर्जी दूसरी बॉल में ट्रांसफर कर दी, और दूसरी बॉल सेम स्पीड से आगे चली गई, और जो पहली वाली बॉल थी वो रेस्ट में आ गई। इस टाइप के बेसिकली इनमें हुआ क्या, कोलिजन ही तो हुआ, दोनों बॉलों में कोलिजन तो हुआ, कोलिजन यानी टकराई आपस में, इस टाइप की कोलिजन को हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, कोलिजन, ठीक है। इसमें एक चीज आती है, ये बात आप याद रखना बस, ई को हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, रेस्टिट्यूशन। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में ई की वैल्यू होती है वन, यूनिटी, ई की वैल्यू वन रहती है, ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में, ठीक है। तो अगर मैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की बात करूं, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की बात करूं, इलास्टिक कोलिजन की बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या कंजर्व रहेगा, यहाँ पर पहली बात तो लीनियर मोमेंटम, हमारा जो मोमेंटम हम पीछे देखा, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, कंजर्व, ठीक है। दूसरी चीज काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी। तीसरी चीज जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी है वो भी कंजर्व रहेगी, जो पूरे सिस्टम की एनर्जी है, टोटल एनर्जी, ठीक है, वो भी कंजर्व रहेगी, ठीक है। तो बस परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में क्या है कि एक बॉल रुक गई है, ठीक है, और दूसरी बॉल चल दी है, ठीक है, सेम सेम उसी वेलोसिटी से, अगर दोनों का मास सेम है, ठीक है, यानी पूरी एनर्जी इसने इसको इसमें अपनी ट्रांसफर कर दी है। अगर मैं वहीं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की बात ना करूं, मैं सिर्फ इलास्टिक कोलिजन की बात करूं, तो उसमें हो सकता है कि ये जो बॉल आ रही है, ठीक है, एक बॉल रुकी हुई है, ठीक है, ये दोनों जब आपस में टकराए ना, तो ये किसी दूसरी वेलोसिटी से मूव करे, यानी कि थोड़ी धीमी हो जाए, ठीक है, और ये जो है मोशन में आ जाए, तो बेसिकली मूव दोनों करेंगी, ठीक है, बट इनकी वेलोसिटी जो है वो अब चेंज हो चुकी होंगी, ठीक है, दोनों चेंज हो चुकी होंगी।
लेकिन इस केस में भी क्या होगा, सिर्फ इलास्टिक कोलिजन के केस में भी ये तीनों चीजें वैलिड रहेंगी, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी और टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो लेट्स सपोज अगर इसके पास 100% काइनेटिक एनर्जी थी ना, एक बॉल है उसकी मैंने काइनेटिक एनर्जी को 100% माना है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बात पता होगी आपको, हाफ mv²। बेसिकली है ये भी मोमेंटम की तरह ही, बस उसमें हम वेलोसिटी का स्क्वायर कर देते हैं और हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, ठीक है। हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। तो बेसिकली लेट्स सपोज इसके पास 100% अभी इसकी काइनेटिक एनर्जी है। जब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा ना, तो ये अपनी 100% एनर्जी दूसरी बॉल को ट्रांसफर कर देगी, ठीक है। पर जब सिर्फ एक नॉर्मल इलास्टिक कोलिजन होगा, ठीक है, तो हो सकता है कि ये 70% अपनी एनर्जी अपने पास रखे और 30% एनर्जी इसको ट्रांसफर कर दे। बेसिकली लॉस कहीं नहीं होगा काइनेटिक एनर्जी का, ये बात याद रखना। इलास्टिक कोलिजन में कभी भी लॉस नहीं होगा काइनेटिक एनर्जी का। 70% इसके पास, 30% इसके पास, ऐसा नहीं हुआ 70% इसके पास रह गई और सिर्फ 28% इसके पास पहुंची, यानी 2% का ही हवा में उड़ गई, ऐसा नहीं होगा। आपका 100% जो है काइनेटिक एनर्जी वो कंजर्व रहेगी। हो सकता है 70% इसके पास रह जाए और 30% इसके पास रह जाए। और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा कि पूरी 100% एनर्जी इसको अपनी ट्रांसफर कर देगी, ठीक है। तो इतनी बात याद रखना कि इलास्टिक कोलिजन में, इलास्टिक या फिर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन कह लो, उसमें लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी एंड टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी, ये आपसे पूछ लेगा। और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, 1, ठीक है। और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू कहां से कहां तक होती है ये बात याद रखना, ये होती है ई की वैल्यू 0 से 1 तक, ठीक है। 0 से 1 के बीच में वेरी करेगी, 0.5 हो सकती है, 0.8 हो सकती है, 0.2 हो सकती है, 0.9 हो सकती है, ठीक है। और मैक्सिमम इसकी वैल्यू 1 आएगी जो कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में आती है, ठीक है। अब इसी में परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में एक सेकंड आगे कर्सर, ठीक है, एक आता है इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है ना, इन इलास्टिक कोलिजन में क्या क्या कंजर्व रहता है, देखो लीनियर मोमेंटम तो दोनों में कंजर्व रहेगा, लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन दोनों में कंजर्व रहेगा, कंजर्व रहेगा। टोटल एनर्जी भी, टोटल एनर्जी सिस्टम की टोटल एनर्जी भी कंजर्व रहेगी, ठीक है। बट जो काइनेटिक एनर्जी रहेगी ना, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व। तो यहीं से आपसे सवाल पूछ लेगा कि आपको 3 स्टेटमेंट दे देगा कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट इन इलास्टिक कोलिजन इज रॉन्ग। तो यहाँ लिख देगा लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व, ठीक बात है। टोटल एनर्जी इज कंजर्व, ठीक बात है। काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व, नहीं, काइनेटिक एनर्जी इन इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व नहीं रहती है, ठीक है। इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। क्यों, क्यों समझो। जैसे एक चीज मूव कर रही है सिस्टम में, ठीक है, वही सेम चीज बन रहा मूव कर रही है, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर रेस्ट में थी, ये इससे टकराएगी, इससे टकराएगी, ठीक है। इससे टकराने के बाद क्या होगा ना कि जब ये मूव करेंगी ना, ठीक है, तो जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, लेट्स सपोज ये 100% काइनेटिक एनर्जी लेके आ रही थी, उसने टकराने के बाद इसके पास सिर्फ 70% काइनेटिक एनर्जी रह गई है, 70% काइनेटिक एनर्जी रह गई है, ठीक है। तो इसमें जो ट्रांसफर हुई होगी ना, इलास्टिक कोलिजन में 30% ट्रांसफर हो गई थी, यानी टोटल जो काइनेटिक एनर्जी थी वो कंजर्व रही थी। बट यहाँ पर हो सकता है सिर्फ 25% ट्रांसफर हुई है, और 5% जब इम्पैक्ट हुआ ना तो हीट के फॉर्म में निकल गई, ठीक है। कुछ फ्रिक्शन फोर्स आ गई इन दोनों के बीच में, उस सब में जो 5% हो सकता है वो हीट के फॉर्म में निकल गई, यानी वो बेसिकली कोलिजन वगैरह में जब इम्पैक्ट हुआ तो हीट के फॉर्म में निकल गई, ठीक है। बट जो अब रही तो पूरी सिस्टम के अंदर ही ना, सिस्टम के अंदर तो 70 + 25 + 5% है, तो पूरा 100% सिस्टम के अंदर ही है ना। तो टोटल एनर्जी जो है सिस्टम की वो तो कंजर्व रहेगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी इन इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व नहीं रहती है, ठीक है। तो आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। जिस तरीके से परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन था ना, वैसे ही एक होता है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन। इसमें क्या होता है ना, इसमें परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। ये बात याद रखना, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 0 हो जाती है। जो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन था, ध्यान से सुनना, वर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन था उसमें एक बॉल थी, वो टकराने के बाद रुक जाती थी, और दूसरी बॉल थी वो उसी स्पीड से, उसी वेलोसिटी से आगे बढ़ जाती थी। इसमें क्या होता है,
जब परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होता है ना, तो दोनों बॉडी जब कोलाइड करती है ना, तो आपस में स्टक कर जाती है, चिपक जाती है, और दोनों एक बन के आगे मूव करती है। यानी ये बॉल आई, ये इससे टकराई, ठीक है, अब दोनों आपस में चिपक जाएंगी, और फिर जब आगे मूव करेंगी तो दोनों साथ में मूव करेंगी। ये होता है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लो, रेड से लिख देता हूँ मैं, दूसरे कलर से, इन परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन टू बॉडी स्टक विद ईच अदर, मतलब आपस में जुड़ जाती है, ठीक है, एक दूसरे के साथ चिपक जाती है, स्टक विद ईच अदर एंड मूव एज वन। ठीक है, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, ये बात याद रखना, और इसका इलास्टिक परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 होता है। ठीक है, ये बात भी आप याद रखना। ऑलराइट, ठीक है, तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, फिर एक चीज़ यहाँ पर छोटी चीज़ देख लो, फ्रिक्शनल फोर्स देख लो, बेसिकली फ्रिक्शन देख लो। फ्रिक्शन जो बेसिकली हमारा दो टाइप का होता है, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन वो है, देखो, स्टैटिक फ्रिक्शन जब एक बॉक्स रखा हुआ है, आपने उस पर फोर्स लगाना शुरू किया, ठीक है, तो फ्रिक्शन, आपने इस पर फोर्स लगाया, फ्रिक्शन ने आपकी तरफ फोर्स लगाया, ठीक है, तो जब तक आपकी फोर्स, ठीक है, इस फ्रिक्शन फोर्स से बड़ी नहीं हो जाती है, आपके द्वारा लगाई हुई, आपका नाम एक्स है, ठीक है, आपके द्वारा लगाई हुई फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से, जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, उससे बड़ी नहीं हो जाती, तब तक वो बॉक्स मूव नहीं करेगा। ठीक है, तब तक वो बॉक्स मूव नहीं करेगा। ऑलराइट, ये बात समझ में आई? ये होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, कि रखी हुई ये चीज, लेकिन आप फोर्स लगा रहे हो, मूव नहीं कर रही, क्योंकि उसमें एक स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है, जो कि वापस वापस आपके ऊपर फोर्स लगा रही है। ठीक है, ऑलराइट। फिर काइनेटिक फ्रिक्शन आता है। काइनेटिक फ्रिक्शन दो टाइप का होता है, एक होता है इसमें स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और एक होता है इसमें रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन, तो बेसिकली स्टैटिक फ्रिक्शन, जब चीज मूव नहीं कर रही है, तो उस टाइम उसमें जो फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है, होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। एक चीज जब मूव कर रही है, जब मूव कर रही है तो भी तो उसमें फ्रिक्शन लगता है ना। ठीक है, तो लेट्स सपोज आपने, आपके पास एक बॉक्स है, वही बॉक्स है, ठीक है, अब वो चल, आपकी जो फोर्स है, ठीक है, आपने आपके द्वारा लगाई हुई फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन की जो फोर्स है उससे बड़ी हो चली है, ठीक है, ऑलराइट, स्टैटिक फ्रिक्शन की फोर्स से बड़ी हो चुकी, तो ये बॉक्स मूव करने लगेगा। पर अब जब ये बॉक्स मूव कर रहा है, तो भी तो इसमें फ्रिक्शनल फोर्स लग रही होगी, तो भी इसमें फ्रिक्शनल फोर्स लग रही होगी, ये फ्रिक्शनल फोर्स होती है, ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन की, स्लाइडिंग फ्रिक्शन की। फिर आपने क्या किया, आपको मतलब पहली बात तो आपको उसको धक्का देने में काफी जोर लगा, उसके बाद जब आपको उसको स्लाइड कर रहे हो ना, तो भी आपको बहुत सारा फ्रिक्शन झेलना पड़ रहा है, तो आपने दिमाग लगाया, ठीक है, और इसके नीचे 4 टायर लगा दिए, मतलब समझ लो 4, उधर भी 2 टायर लगे हैं बॉक्स के ऊपर, 4 टायर लगा दिए। अब क्या हुआ, अब भी आपको धक्का देना पड़ेगा, लेकिन अब पहले से कम धक्का देना पड़ेगा, यानी अब जो फ्रिक्शन लग रहा है ना, उसे हम कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, अब जो फ्रिक्शन लग रहा है उसे हम कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो बेसिकली सबसे ज्यादा फोर्स लगी हमें उस चीज को मूव करने में, तो सबसे ज्यादा होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को हम म्यू से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, उससे कम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, एकदम स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और सबसे कम होता है रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। तो ये ऑर्डर याद रखना, पूछ लेगा आपसे पेपर में कि फ्रिक्शन का ऑर्डर क्या है, तो सबसे ज्यादा आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, उससे कम स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और सबसे कम रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, नोट्स बनाइए, रिवाइज करिए, आई होप समझ में आया होगा आपको अच्छे से। तो बेसिकली ये जो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताई हैं इसमें, वो चीज़ें आपको याद रखनी है। ऑलराइट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।